चलिए, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और शुभाशीष आप सभी को। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। एक्चुअली टॉपिक का नाम आपका गलत पड़ा हुआ है। टॉपिक है आपका, आपने भारतीय संविधान की विशेषताएं तो देख ली थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के सोर्सेस। भारतीय संविधान के स्रोत, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है। अभी तक हम संविधान में, ठीक है, बहुत सारी चीजों को बच्चे, ठीक है, पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो एक, ठीक है, अच्छे खासे सिलेबस को हमने, ठीक है, कवर कर लिया है। ठीक है, अच्छा खासा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या कवर कर लिया है, एक बार हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं वह सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे आप लोग बता देना। अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक रह गया, आपने करा दिया है, लेकिन राजनीतिक चिंतक, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट है राजनीतिक चिंतकों में। ठीक है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं। तो राजनीतिक चिंतक हमने कर लिए। ठीक है, राजनीतिक चिंतक, ठीक है, करने के बाद हमने संवैधानिक विकास कर लिया पूरा। संवैधानिक विकास पूरा कर लिया। संवैधानिक विकास, ठीक है, यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को, ठीक है, हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, संवैधानिक विकास में। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, फिर हमने यहां पर किया है राज्य, ठीक है ना, राज्य की संकल्पना, राज्य का आदर्श, ये हमने किया है। राज्य की संकल्पना, ठीक है ना। हमने किया है शासन व्यवस्था को, पढ़ा है भैया जी हमने, है ना, पढ़ा है कि नहीं, शासन व्यवस्था। और साथ ही साथ, और उसके विभिन्न प्रकार, शासन व्यवस्था और उसके विभिन्न प्रकार। और उसके विभिन्न प्रकार, तो शासन व्यवस्था और उसके विभिन्न प्रकार, ये हमने जाना है भाई, ये हमने समझा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, शासन, ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था उसके प्रकार, साथ ही साथ शासन प्रणालियां भी तो हमने पढ़ी है ना बच्चे। शासन प्रणालियां भी हमने, जितनी भी प्रकार की शासन प्रणालियां हैं वह भी हमने पढ़ी। प्लस हमने केंद्र एवं प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था देखी, तो के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था देखी। आधार पर शासन व्यवस्था, ठीक है, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था। भाई ये भी हमने जाना, ये भी हमने समझा कि केंद्र एवं प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, क्या होती है बच्चे, है ना, वो तीनों हमने देखे, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। और और बताओ भाई, ठीक है, और क्या क्या आपने पढ़ लिया। देखो ये इसलिए ताकि आपके जो है ना बच्चे उसमें रहे कि ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं, क्या इन टॉपिक पर हमारा बहुत अच्छे से कमांड है, ये टॉपिक हमारे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, तो ये हो गई शासन प्रणाली हो गई। इसके बाद हमने समाजवाद, हमने गांधीवाद,
और हमने पूंजीवाद, ये तीन राजनीतिक विचारधाराएं हमने और देखी। इसके बाद फिर हमने समझी थी भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था समझना। लास्ट लेक्चर में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और आज हम भारतीय संविधान के सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो एक बार बताएंगे आप सब लोग कि ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। तो ठीक है, आपके भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, आपने भी बहुत अच्छे से इन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। एक बार बताएंगे सभी लोग। जी आकाश कुमार, बेटा तुम, ठीक है, जिन सर का नाम ले रहे हो ना आकाश, ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली इस बात को बताया है कि दिग्विजय सर से हमने बहुत कुछ सीखा है। एक तरह से वो हमारे गुरु हैं, ठीक है, उन्होंने खुद बोला है हमारे बारे में। तो इसलिए कभी भी कोई टीका टिप्पणी करें तो सोच कर करें। जी ठीक है, अब आप बताएंगे जी, ये सभी बातें समझ में आई, ये सारी बातें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हुई। हमने राजनीतिक चिंतक, हमने संवैधानिक विकास, हमने राज्य की संकल्पना, शासन व्यवस्था उसके विभिन्न प्रकार, शासन प्रणालियां, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था, समाजवाद, गांधीवाद, पूंजीवाद, ठीक है, ये हमने, बेटा हमने राजनीतिक समाजवाद भी पढ़ा है, जिसमें आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वगैरह ये सब हमने देखा, ठीक है ना। और भारतीय संविधान की विशेषता और भारतीय संविधान के सोर्सेस, ठीक है, आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत। आइए, देखिए ये है क्या बच्चे, इसकी शुरुआत क्या होती है कि जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत, ठीक है, उन्हें जो भी ऐसे प्रावधान ना हमारी शासन व्यवस्था के अनुरूप लगे, उन्होंने उन प्रावधानों को यों तो जों का तो, या फिर ठीक है थोड़े बहुत संशोधनों के साथ जो है ना बच्चे, जी, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ उन्होंने जो है ना बच्चे इसको स्वीकार किया है। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब जी, अरे क्या बताया था भाई आकाश, क्या बताया था एक बार तुम बता दो यार। ठीक है, पहले तुम बता दो, मैं तभी आगे चलूंगा। ठीक है, पहले तुम्हारी बात जरूरी है एक बार। ठीक है, तुम्हें भी तो मैं देख लूं पहले, तुम्हारी भी परेशानी समझ लूं मैं। पहले बताओ भाई आपकी क्या परेशानी है, बताइए प्लीज। हम्म, चलो आकाश एक बार फिर से सुन ले, ठीक है ना बेटा। मैं बता रहा हूँ, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है ना, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। सबसे पहली बार बजट को प्रस्तुत किया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला। पहली बार आयकर लगाया गया, ठीक है ना। और एक विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें विधान परिषद के माध्यम से कानूनों का निर्माण किया जाएगा। फिर 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। अब ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें 1861 के परिषद अधिनियम का ही विस्तार किया गया। कैसे? 1861 के परिषद अधिनियम में बोला गया कि बजट प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन बजट पर बहस नहीं कर सकते आप, ठीक, बजट पर बहस नहीं कर सकते, और गैर सरकारी सदस्य बजट पर प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। 1892 के भारत शासन अधिनियम में बोला कि हाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना। आप प्रश्न पूछ सकते हैं 1892 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो गवर्नर जनरल या वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, वो यहां पर भी कंटिन्यू की गई। यहां पर विधान परिषदों का विस्तार भी किया गया है। यहां पर क्या नाम है, सार्वजनिक मत के
जो सार्वजनिक प्रश्न होंगे, ठीक है, सार्वजनिक प्रश्नों को, ठीक है, पूछने का अधिकार जो है बच्चे, ठीक है, वो तो मिल गया है, लेकिन मत विभाजन का अधिकार भी नहीं मिला है। फिर जब आप 1892 के बाद 1909 के परिषद अधिनियम पर आएंगे, तो 1909 के परिषद अधिनियम पर न केवल बजट पर प्रश्न तो आप पहले भी पूछ सकते थे गैर सरकारी सदस्य 1892 से, लेकिन आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। ठीक, अब पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। अब तुम्हें क्या दिक्कत है ये बताओ आकाश। हाँ, अरे मेरे भाई अब बोल, ठीक है, क्या परेशानी है, क्या बताए थे, क्या बताए थे भाई, ये बताओ पहले, क्या बताए थे, पहले लिखो ना वो क्या बताए थे। चलिए ठीक है बेटा, हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, ठीक है ना। और जब उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तो 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत, ठीक है, जो भी प्रावधान उनको भारतीय शासन व्यवस्था राज व्यवस्था के अनुरूप लगे, उनको उन्होंने झोंका। तो कुछ ऐसे थे जिनमें संशोधन करना था, उनको भारतीय शासन व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था के आधार पर, ठीक, मॉडिफाई करना था, तो कुछों को उन्होंने मॉडिफाई किया, और कुछ इस तरह से जो है ना बच्चे उनको, ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। लेकिन भारतीय संविधान में जो सबसे ज्यादा प्रभाव है, मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक प्रावधान लिए गए हैं, वे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लगभग 200 प्रावधान ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तुम कंफ्यूजन पूछ रहे थे, अब कह रहा है सर कंफ्यूजन पूछ रहा था बस। तुम कंफ्यूजन पूछ रहे थे या तुम मुझसे बहस कर रहे थे? तुमको क्या लगता है तुमको, ठीक है, तुम लोगों को क्या लगता है एक बार बताओ। मैं बेटा, मैं इतने से ज्ञान के साथ यहां पर आ गया हूं क्या पढ़ाने? मैं मैं बार बार बता रहा हूं, केवल तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हें पता जाता है नहीं कुछ। ठीक है बेटा, भारतीय संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और विश्व के लगभग जो 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया बच्चे, तो उनको जो भी प्रावधान, ठीक है, हमारी राज्य व्यवस्था हमारी शासन व्यवस्था के अनुरूप लगे, उन्होंने उन प्रावधानों को या तो ज्यों का त्यों या थोड़े बहुत संशोधनों के साथ बच्चे स्वीकार किया। ठीक है, तो लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन किया। चलो ठीक है, क्लियर है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, ठीक है, उन्हें जो भी प्रावधान उन्हें
जो भी प्रावधान जो भी प्रावधान भारतीय शासन व्यवस्था के अनुरूप लगे, भारतीय शासन व्यवस्था के अनुरूप लगे, उन्हें, ठीक है, या तो ज्यों का त्यों या भारतीय शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग संशोधन करके उन्हें स्वीकार किया गया। भारतीय शासन व्यवस्था के अनुरूप संशोधन करके स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। संशोधन करके स्वीकार किया गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई सभी को? जी, ठीक है, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, किसी को किसी भी तरह का? अब एक्चुअली हुआ क्या कि, ठीक है, हमारे संविधान पे एक आरोप लगता है, और आरोप क्या लगता है कि भाई हमारा संविधान तो उधार का एक थैला है। ये हमारे संविधान पे एक आरोप लगता है कि भाई, ठीक, भारतीय संविधान तो उधार का एक थैला है, इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने विश्व के अन्य देशों के संविधान से स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो भारतीय संविधान पे आरोप लगता है उधार का एक थैला है, तो क्या हम उधार के एक थैला है? नहीं। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने बोला कि भाई बिल्कुल भी नहीं, हम उधार के एक थैला नहीं है, क्योंकि हमारे जो सर्वाधिक प्रावधान है वो तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जिसके लगभग 200 प्रावधान हमने भारत संविधान में शामिल किए हैं। भारतीय संविधान पर संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। उन्नीस सौ पैंतीस का पड़ा है सर्वाधिक प्रभाव 1935 का है। ठीक है ना? यहां से लगभग 200 प्रावधान, ठीक है, लिए गए हैं। यहां से लगभग 200 प्रावधान लिए गए हैं। यहां से लगभग 200 प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है? ये बस समझ में आई? अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया है। उन्नीस सौ पैंतीस से, क्योंकि मैंने बताया ना कि भैया सबसे अधिक प्रावधान जो हमने लिए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है जी, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब अंजलि जी कह रही हैं, अंजलि जी कह रही हैं सर आप पॉलिटी को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएं प्लीज। कितनी बार बोल दिया है बट आप सुनते ही नहीं। भाई यहाँ सब ज्ञानी है, कोई पढ़ने नहीं आया यहाँ पे, सब अपना ज्ञान देने आए हैं।
सिलेबस देखा है? ये बता मेरी बहन, सिलेबस देखा है तुमने? जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है ना, जो भारतीय संविधान का प्रारूप है, ठीक है, ये सब उसी में शामिल होंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान का संसदीय स्वरूप क्या है, भारतीय संविधान का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि भारतीय शासन प्रणाली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के सोर्सेस भी उसी के अंतर्गत आते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में कहीं अलग से दे रखा है। अगर सिलेबस टू सिलेबस का पढ़ा है ना, जो तुम्हारे सिलेबस में लिखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है ना, आधा सिलेबस छूट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आधी चीज तुम नहीं पढ़ पाओगे, बेवकूफ व्यक्ति। अरे जब कुछ पता नहीं है तो फिर क्यों खामखा तुम ज्ञान देते हो? एक बात बताओ। है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो बेटा मैंने बोला कि भारतीय संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रभाव, प्रभाव भारतीय संविधान पर, संविधान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। ठीक है ना, सबसे अधिक प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। बेटा हमने क्या क्या लिया है यहां से? देखो, हमारी संघीय व्यवस्था, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम हमने यहीं से लिया है, संघीय व्यवस्था लिया है। दूसरा, हमने आपातकालीन प्रावधान, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, वो भी हमने यहीं से लिए हैं। लेकिन जब आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जाता है, तो वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से। कुछ किताबों ने यहाँ पे गलत लिख दिया, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से है। लेकिन केवल व केवल आपातकालीन प्रावधान जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, कहां से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां भी हमने यहीं से ली हैं। 3 सूचियां ली हैं बेटा यहीं से हमने, 3 सूचियां। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई हमने यहां से आ, आपका लोक सेवा आयोग लिया है। लोक सेवा आयोग हमने यहीं से लिया है मेरे प्यारे बच्चे। हमने यहां से, पता है, राज्यपाल का कार्यालय, द ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, ये भी हमने यहीं से लिया है। राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, हमने आपातकालीन प्रावधान लिए, और बच्चे हमने संघीय व्यवस्था ली। बात समझ पा रही है? तो ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। संघीय व्यवस्था उस समय थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात कही गई थी, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियों की बात कही गई थी, लोक सेवा आयोग हमने, ठीक है, वहीं से लिया है, आपातकालीन प्रावधान भी हमने वहीं से लिए हैं। ठीक है, अब द ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय जो है, राज्यपाल के कार्यालय को भी हमने वहीं से लिया है, ये भी वहीं से लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय। क्योंकि ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ठीक, गवर्नर जो होता था वो एक प्रांत का बच्चे संवैधानिक मुखिया होता था। ठीक है, तो उसका कार्यालय कैसे होगा, कैसे उसका कार्यालय कार्य करेगा, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही है। ठीक है, हमने 200 से अधिक प्रावधान लिए हैं, लेकिन ये जो कुछ प्रमुख प्रावधान है ये यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं।
ठीक है जी। ये बात आई समझ में बच्चे, ये हमने लिए हैं यहाँ से, क्लियर है। देखिए एक बच्चा था, कौन, क्या नाम था, आकाश, और एक अंजलि। बेटा तुम्हारे दोनों की समझ में आया? ठीक है मुन्ना, समझ में आया अब दोनों के? एक बात बताइए, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं बिल्कुल किसी को भी, कि सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। ठीक है, मोटा मोटा मैं लिख देता हूं कि हमने अपने संविधान में लगभग 200 प्रावधान यहां से लिए हैं। संविधान के 200 प्रावधान स्पष्टतः स्पष्टतः यहीं से ग्रहण किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं ना बच्चे, स्पष्टतः यहीं से ग्रहण किए गए हैं। संविधान के मोटा मोटी 200 प्रावधान बच्चे हमने यहीं से लिए हैं, स्पष्टतः हमने यहीं से ग्रहण किए हैं। जिनमें जो प्रमुख प्रावधान है, जैसे हमारी संघीय व्यवस्था, हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान, हमारे संविधान में शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हो गई, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, हमारे जो न्यायपालिका का ढांचा है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, वो भी हमने यहीं से लिया है। एक और चीज ऐड करेंगे कि भैया जी न्यायपालिका का ढांचा भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, वो भी हमने यहीं से लिया है, जो हमारे यहाँ न्यायपालिका का ढांचा है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने स्वीकार किया गया है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे बच्चे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया है। ठीक है जी, ब्रिटेन के संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी। ठीक है, आकाश और अंजलि दोनों कहाँ हैं ये बताओ। ठीक है, ये कह रही है, बताओ कि सर मैंने कितनी बार कह दिया है, मतलब क्या है, मतलब बेटा आप लोग कौन हो ये बताओ, हैं? आप लोग को इतना ही पता होता मेरे प्यारे बच्चे, तो बुरा मत मानना मेरे बच्चा। ठीक है, भरोसा किया करो मेरे प्यारे बच्चे, भरोसा किया करो। ठीक है, यहाँ पे तुमसे ज्यादा मेहनत एक टीचर कर रहा है। ठीक है, टीचर बेटा यहाँ पे एक दिन टीचर की तरह बन के देखो, यहाँ पर एक बार खड़े होके देखो यहाँ पे। ठीक है, रोजाना 6 से 7 घंटे क्लास ले रहे हैं बेटा, है ना। बहुत आसान नहीं है, जिस दिन तुम बन जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ जी, ओके है ना। अब हम बात करेंगे बच्चे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का संविधान। तो बेटा ब्रिटेन के संविधान से भी हमने बहुत सारी प्रावधान लिए, जैसे कि हमने संसदीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से ली। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया है, तो संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ध्यान रखना, संसदीय व्यवस्था में भी हमारे यहाँ संसद में कितने सदन है, 2 सदन, तो द्विसदनवाद हमने यहीं से लिया है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी बच्चे हमने यहीं से लिया है। यहीं से लिया है। ठीक है, परमाधिकार रिटें भी हमने यहीं से ली हैं, प्रीरोगेटिव रिट्स बोलते हैं इनको, प्रीरोगेटिव रिट्स, परमाधिकार रिटें, ये भी हमने यहीं से ली हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट बच्चे हमने यहीं से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया है। द्विसदनवाद भी हमने यहीं से लिया, वाई कैमरलिज्म, ठीक है, यहीं से हमने लिया है द्विसदनवाद, इसको हमने यहीं से स्वीकार किया है, यहीं से शामिल किया है। ठीक है, एकल नागरिकता हमने यहां से लिए, द्विसदनवाद। अब ये जो राज्याध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति। तो बेटा राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व, राज्याध्यक्ष नाम मात्र का होगा, तो राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व भी हमने यहीं से लिया है। राज्याध्यक्ष का नॉमिनल इंपोर्टेंस, नाम मात्र का महत्व राज्याध्यक्ष का,
इसके अलावा आप कह सकते हैं भारत में जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, यहीं से ली है। पोर्टफोलियो सिस्टम, जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है बच्चे, वो यहीं से ली है हमने। ठीक है, यहीं से हमने मंत्रिमंडलीय प्रणाली को स्वीकार किया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो ये जो प्रोविजन है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था में भी बेटा 2 सदन, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, प्रीरोगेटिव रेट्स, जो परिवादिकर रेटे हैं वो, राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व, और हमारी जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है जी। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान क्या क्या लिया भैया अमेरिका के संविधान से? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिए। हमने अमेरिका के संविधान से, देखिए फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिए जी, ठीक है, मौलिक अधिकार लिए। इसके अलावा हमने जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद भी भैया हमने यहीं से लिया है, अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद लिया हमने, ठीक है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग यहीं से लिया हमने, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है ना। और इतना ही नहीं बच्चे, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना हो, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको पद मुक्ति या पदच्युति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, पद मुक्ति और पदच्युति। और लिखित संविधान भी हमने यहीं से लिया बच्चे, लिखित संविधान का आदर्श वास्तव में यहीं से लिया है हमने, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आदर्श, ठीक है ना। हमने प्रस्तावना का विचार भी यहीं से लिया है बच्चे, आइडिया, ठीक है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार भी हमने यहीं से लिया। और ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, इसका आदर्श भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जुडिशियल रिव्यू भी शामिल है, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन भी शामिल है, जुडिशियल रिव्यू भी शामिल है, और इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म भी शामिल है। न्यायिक सक्रियतावाद भी शामिल है। अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए, उपराष्ट्रपति का पद लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडिया एंड द, ठीक है, थॉट ऑफ प्रियम्बल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन भी शामिल है और न्यायिक सक्रियतावाद भी शामिल है। हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। नहीं बेटा, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता जी, ठीक है ना। अमेरिका में बेटा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, मैंने बताया था कि वहां पर राष्ट्राध्यक्ष होते हैं।
ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से? तो एक बार रिवीजन कर लो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स। दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का पद। अब यहां पर हमारे यहाँ ये राष्ट्रपति को ही बोला जाता है कि राष्ट्रपति रबड़ स्टाम्प है। और हमारे देश में तो भाई अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है नहीं, संसदीय शासन व्यवस्था है। तो फिर संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में उपराष्ट्रपति के पद की क्या आवश्यकता हो गई? भाई उपराष्ट्रपति तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो वहां पर प्रेसिडेंट है, वो वास्तविक प्रमुख है राज्य का, वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, वो राज्य का वास्तविक रूप से हेड ऑफ स्टेट है। संपूर्ण देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से वहां पर चलाया भी जा रहा है, और वास्तव में वो शासन की सारी शक्तियां रखता भी है। वो संवैधानिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रमुख है वहां का राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हो जाए, वे अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या फिर पद पर रहते हुए ठीक है उसकी मृत्यु हो जाए, और किसी भी कारणवश उसका पद यदि रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मेरे समझ में आता है कि भाई उपराष्ट्रपति वहां पर होना चाहिए। लेकिन भारत में राष्ट्रपति तो खुद यार नाम मात्र ही कार्यपालिका है, ठीक है ना। बेशक देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, लेकिन फिर भी वो वास्तविक कार्यपालिका तो है नहीं। तो फिर यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद की क्या आवश्यकता थी? लेकिन संविधान निर्माताओं ने फिर भी उपराष्ट्रपति का पद आवश्यक माना कि ठीक है, हमारे यहाँ बेशक राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका सही, लेकिन फिर भी देश का शासन तो उसके नाम से चला ही जा रहा है। फिर भी उसके पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग वह बेशक मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन फिर भी ठीक है अंतिम रूप से बच्चे ठीक है किसी भी प्रस्ताव पर उसी के सिग्नेचर होते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति पड़ती है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की स्थिति में कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो उपराष्ट्रपति के पद को हमने सृजित किया, ठीक है। और इसके अलावा बेशक राष्ट्रपति ठीक है बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है, फिर भी अंतिम रूप से उसके सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी तो हैं, है ना, जिनका प्रयोग तो वह स्वतंत्र रूप से कर सकता है, करता है राष्ट्रपति। तो ऐसे में हमें उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन उपराष्ट्रपति से, अब देखो हम भारतीय हैं, अगर हमने इसको पद को बनाया तो इसे हम सैलरी नहीं देंगे, तुमने इससे एक दूसरा काम करवा लिया, और वो दूसरा काम हमने इससे करवा लिया कि बेटा तुम उपराष्ट्रपति तो हो ही, लेकिन तुम राज्यसभा की अध्यक्षता भी करोगे। तो राज्यसभा का पद सभापति भी हमने इसको बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस का रिमूवल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना का विचार, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आदर्श भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने संसदीय व्यवस्था ली, द्विसदन बाद हमने यहीं से लिया, हमने एकल नागरिकता ली, हमने परमाधिकार रिटेन ली, हमने राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व लिया, और हमने मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने कहां से लिया, 1935 कहां से लिया? अब मतलब 1935 से क्या क्या लिया, माफ करना, 1935 से हमने बच्चे क्या क्या लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया? तो यहां पर हम समझते हैं बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारे, मतलब हमारे संविधान के लगभग 200 प्रावधान हमने यहीं से लिए हैं, जिनमें संघीय व्यवस्था, आपातकालीन प्रावधान, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, और न्यायपालिका का ढांचा, जो न्यायपालिका का वर्तमान ढांचा है वो हमने यहीं से लिया है। ठीक है जी, इसी बात पे एक बार सब लोग थम्स अप करो। ठीक है, अमेरिका का संविधान। अब हम बात करते हैं कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
जी। ठीक है, कनाडा का संविधान बेटा, तुम कनाडा के संविधान से बात करेंगे कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। ठीक है, आइए। तो देखो, कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र के साथ, किसके साथ, मजबूत केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली, ध्यान रखना जी। ठीक है, देखो, संघीय व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है, लेकिन आपसे पूछा जाए मजबूत केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तब आप कहेंगे कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। ठीक है, जी हाँ। तो एक मजबूत केंद्र के साथ, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने यहीं से ली। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था बेटा हमने यहां से ली, एक मजबूत केंद्र के साथ हमने संघीय व्यवस्था ली यहां से। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक ऐसा केंद्र, एक ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें प्रांतों की तुलना में केंद्र मजबूत होगा, एक ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें प्रांतों की तुलना में बेटा केंद्र मजबूत होगा, हमने कनाडा के संविधान से ली। ठीक है, प्लस हमने कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था के अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे, हमने तो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया। क्या लिया? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। परामर्शी न्याय निर्णय, परामर्शी न्याय निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमने ली। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय हमने लिया। अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वह केंद्र में निहित होंगी। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब होता है ऐसे विषय जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में, ना समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, तो उनको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। अवशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना। और केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति बेटा, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, ये हमने कनाडा के संविधान से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक बार आप फिर से देखेंगे, है ना, एक बार आप फिर से आप देखेंगे सारी चीजें। देखो, ये टॉपिक आपके हो चुके हैं। ये आपकी पहली स्लाइड है ना, तो मैं लिख देता हूं, है ना बच्चे, ये एलटी ग्रेड के लिए है और ये 4:30 बजे की क्लास है जो कि पॉलिटिकल साइंस की है, जो कि पोल साइंस की क्लास है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। ठीक है, ये टॉपिक आपके हो चुके हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, आप एक बार बच्चे अच्छे से इन टॉपिक को कर लो। लिखने इसलिए जरूरी होते हैं कि ठीक है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और उन्हें बच्चे जब वह 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्हें जो भी प्रावधान भारतीय शासन व्यवस्था के अनुरूप लगे, उन्होंने उनको या तो झोंका या थोड़े बहुत संशोधनों के साथ, ठीक है, भारतीय संविधान में स्वीकार किया।
इसलिए कुछ लोग भारतीय संविधान पर तंज कसते हुए कहते हैं कि भारतीय संविधान तो उधार का एक थैला है। बात समझ में आ रही है प्रतिभा? तो कुछ लोग बेटा भारतीय संविधान पर तंज कसते हुए कहते हैं कि भारतीय संविधान तो उधार का एक थैला है। तो उधार का एक थैला नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि हमने सर्वाधिक प्रावधान तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, फिर आलोचक ये भी कहते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपने सर्वाधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए तो इसका मतलब ये है कि आप आज भी अंग्रेजों के वैचारिक प्रभाव में हैं। अंग्रेज तो चले गए, जैसे कहा जाता है ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन, ठीक है ना, अंग्रेज ही छोड़ गए। तो ऐसे ही अंग्रेज तो चले गए, लेकिन चूंकि आप भारत शासन अधिनियम 1935 के ही, ठीक है, प्रोविजंस को फॉलो किए हुए हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और सबसे ज्यादा आप वहां से जो है ना कॉन्सेप्ट और कंटेंट लिए हुए हो, सर्वाधिक प्रोविजंस वहीं से हैं, तो इसका मतलब है आप मानते थे कि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अच्छी थी। इसका मतलब है कि आप अंग्रेजों के वैचारिक प्रभाव में थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बच्चे। ठीक है, हमको एक लंबा अनुभव हो गया था, ठीक है, शासन के उन विषयों के अंतर्गत शासित होने का। और अगर हम उस स्थिति में कोई नया प्रयोग करते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस समय हमारे देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। देश के सामने एकता, अखंडता, ठीक है, ये इसको मेंटेन करना सबसे बड़ा एक चैलेंज था। इसके अलावा उस समय, ठीक है, पाकिस्तान नाम का एक देश बना था, और संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो यार ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको भी मैनेज करते हुए चलना था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हमने कहा कि भाई, ठीक है, जिस शासन प्रणाली के आधार पर हम शासित हो रहे हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। हमने ये नहीं माना कि हम अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कोई रिस्क नहीं लेना चाहा उस समय, और वो अच्छा भी नहीं होता एक नया प्रयोग करना, ठीक है, अच्छा भी नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ओके। अब भारत शासन अधिनियम 1935, सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर इसी का है। संविधान के लगभग 200 प्रावधान हमने यहीं से ग्रहण किए हैं। हमने यहाँ से बेटा क्या क्या लिया एक बार समझो। हमने यहाँ से संघीय व्यवस्था लिया, हमने यहाँ से आपातकालीन प्रावधान लिया, हमने यहाँ से शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली, लोक सेवा आयोग लिया, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा जैसे सबसे बड़े स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय, और फिर अधीनस्थ न्यायालय है। तो ये न्यायपालिका का ढांचा है, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था ली, हमने द्विसदनवाद लिया, हमने एकल नागरिकता ली, हमने परमाधिकार रेटों का कॉन्सेप्ट लिया, राज्य अध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व लिया, और हमने मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली। हमने मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली, ठीक है। तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया सब कुछ, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। तो ब्रिटेन के संविधान से बच्चे हमने, ठीक है, जो भी प्रावधान लिया, ठीक है, ये वो पूरा प्रावधान जो है, ठीक है, वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। संसदीय व्यवस्था, द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, परमाधिकार रिटें हमने यहाँ से ली, प्रीरोगेटिव रिट्स लिए मेरे प्यारे बच्चे हमने, राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व लिया हमने, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। अब बताया ना कि उपराष्ट्रपति के पद को लेकर भी काफी डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि भैया तुम्हारे यहाँ तो राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के पद को आप क्यों खामखा सृजित कर रहे हो। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद के कॉन्सेप्ट लिए। फिर हम बात करेंगे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे, कनाडा के संविधान से हमने एक सशक्त केंद्र के साथ, मतलब संघीय व्यवस्था हमने ली है, लेकिन इस संघीय व्यवस्था में एक संघ है, केंद्र है, और ये विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो इसमें शक्तिशाली कौन है, ताकतवर कौन है, राज्य या केंद्र? तो केंद्र है। ये मैंने आपको समझाया था ना जब संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था समझाया था उस समय। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया, अपशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, और केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। अब कितने लोग, ठीक है, ये बात बताएंगे कि ये चीजें आपको क्लास में आज याद हुई? ईमानदारी से बताइएगा।
कि बबुआ क्लास में ही आपको याद हो गया? बताइए जी। कनाडा से, यस बेटा, कनाडा से। इंडिया डेट इज भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन ठीक है, इस संघ से राज्यों को ना तो अलग होने का अधिकार होगा और ना ही भारत संघ राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के समझौते का कोई परिणाम होगा। तो ये एक्चुअली हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये वाला प्रोविजन। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। कनाडा के संविधान हो गया, अब आयरलैंड का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने बेटा, ठीक है, इस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखो क्या क्या लिया। हमने लिया एक तो डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। निर्देशक तत्व ये हमने लिया, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहां से ली, पद्धति यहां से ली। और जो बेटा राज्यसभा में हम 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना, जो साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा से आते हैं, तो वो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन है, जो 12 सदस्य हैं ना, जो साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं, तो वो भी हमने यहीं से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो 12 सदस्य राज्यसभा में आते हैं साहित्य कला और विज्ञान समाज सेवा से, वो राज्यसभा से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है ना, जिसमें एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, क्लियर है? एक बार बताएंगे, ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ओके, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अब बाकी का मैं, ठीक है, आपको कल कराऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना आप याद करना अच्छे से, ठीक है, आज के लिए। और फिर बाकी का जो है ना हम कल करेंगे इससे आगे, है ना, ठीक है। और आप लोग देखो बहुत अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा करो। मैंने आपसे बोला है कि आप मुझ पे विश्वास रखो यार, मैं हूं, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ कोई खाना पूर्ति करने नहीं आया। समझ में आ रही है ना आपको बेटा ये बात? मैं कुछ करने आया हूँ यार तुम लोगों के लिए। मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाई है, हालांकि तुम्हारी ग्रेजुएशन में भी ये सारे विषय रहे होंगे, ठीक है। तुम्हें नहीं पता संविधान में, तुम्हें संविधान का अर्थ ही नहीं पता क्या है।
ठीक है, बीए ऐसी हुई होगी, ठीक है ना, गाइड से और नकल करके। मैं जानता हूं मैं बहुत अच्छे से, ये मोस्टली लोगों ने एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लिया होगा कभी कोई मॉडल पेपर, ठीक है। और ठीक है, भराए होंगी आप लोग किताबें, और यूनिवर्सिटी में ऐसी कॉपियां चेक होती हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। इसलिए बच्चे, मुझे पता है, ठीक है, मेरा उद्देश्य है सीधा सीधा कि आप में से हर एक बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करे। मैं इतनी शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ। जब आप लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप लोग एक तो इतने छोटे हो, दूसरा आपको भी कुछ पता भी नहीं कि क्या है क्या नहीं, और फिर आप ऊपर से आर्ग्यूमेंट और कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लगता है, ठीक है, आपका काम केवल पढ़ना है। ठीक है, आप पूरी ईमानदारी से पढ़िए, आपका काम केवल पढ़ना है, आप पढ़िए। बाकी का देखो, मैंने आपसे ये तक बोल दिया कि आप पीसीएस तक के पेपर उठा लीजिए। ठीक है, जितने जो जो टॉपिक मैंने करा दिए, आप पीसीएस का भी पेपर उठा के देखेंगे ना बच्चे, ठीक है, तो वो सारे एक एक क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, और मिस से ज्यादा आप यूपीएससी इवन आईएएस के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, सब बनेंगे आपसे। लेकिन आप ईमानदारी से पढ़िए, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़िए। मुझे पता है कि एक दो बच्चे के कमेंट की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, आई नो, ठीक है, लेकिन वो एक दो बच्चे भी क्यों हैं हमारी क्लास में? क्या अभी तक मैं आपको इतना नहीं समझा पाया? मतलब एक तरह से मुझे कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा आता है कि इन क्लासेस में एक महीना होने को आया, मैं अभी तक ये नहीं समझा पाया कि मैं आपको कितनी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ, कितनी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये नहीं समझा पाया कि हम अलग हैं मेरे भाई, मैं अलग हूँ सबसे। ठीक है, ये, ठीक है ना, तुम्हारे कोर्स बेचने के लिए, ठीक है, मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेरा उद्देश्य दूसरा है यार। ठीक है, चलो ओके, कल मिलते हैं फिर, है ना, ख्याल रखना। तब तक आप सब लोग, रात में भी मिलेंगे 8 बजे ज्योग्राफी में, है ना। आज के टॉपिक पे आना, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जनसंख्या। ठीक है ना, तो आना आप सब लोग उसमें ना। थैंक यू।